हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं सीए फाइनल में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट टॉपिक कवर कर रहा हूं, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में। इस एक्ट में लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो सितंबर 28 सितंबर 2020 को एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट 2020। तो ये जो अमेंडमेंट है ये 28 सितंबर 2020 से इफेक्टिव है। इसमें कुछ सेक्शन नए सेक्शन इंसर्ट हुए हैं और कुछ सेक्शन में बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये अमेंडमेंट मैं अपनी इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मैट है, जो मई 2021 की स्टडी मैट है, उससे कवर कर रहा हूँ। तो आप इस अमेंडमेंट को अपनी सीट में, अपने नोट्स में उसको करेक्शन करते जाएगा जो जो अमेंडमेंट होंगे। तो आते हैं, सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुए हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में, सबसे पहला अमेंडमेंट सेक्शन 3 में हुआ है। सेक्शन 3 क्या बोलता है कि सर्टेन पर्सन आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जिसमें बहुत सारे पर्सन थे, लाइक जज हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ये सभी पर्सन थे। इसमें एक चीज ऐड कर दिया गया है, जो जज है ना उसके पहले एक वर्ड ऐड कर दिया गया है, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को ऐड किया गया है। और पब्लिक सर्वेंट की मीनिंग क्या होगी? पब्लिक सर्वेंट का मतलब, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट हैज बीन डिफाइंड इन रेफरेंस टू सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। मतलब पब्लिक सर्वेंट की वही मीनिंग ली जाएगी जो इंडियन पेनल कोड में दी गई है। और इंडियन पेनल कोड में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल हो गया, लाइक एयर फोर्स के ऑफिसर हो गए, मिलिट्री के ऑफिसर हो गए, जज हो गए, तो आर्बिट्रेटर हो गए। अगर उसको किसी कोर्ट ने अपॉइंट किया है किसी मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट को, तो आर्बिट्रेटर इज आल्सो ए पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट को इंडियन पेनल कोड में डिफाइन किया गया है और ये वर्ड ऐड हो गया, यानी कि पब्लिक सर्वेंट भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने में प्रोहिबिटेड है, वो रिसीव नहीं कर सकता। दैट्स ए फर्स्ट अमेंडमेंट। देयर आफ्टर सेकेंड अमेंडमेंट जो हुआ है वो सेक्शन 7 में हुआ है। सेक्शन 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आ भी चुका है ये सेक्शन 7। पहले क्या था सेक्शन 7 में? जो रजिस्टर्ड पर्सन होते थे, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, रिलीजियस एक्टिविटी में इंगेज है, सोशल एक्टिविटी में, फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 कंपनियां हो गई, इनको अगर फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेना है तो कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेक्शन 11-12 में। तो अगर इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो अगर उनका यूज नहीं हो रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो वो उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफर कर सकते हैं टू द अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते थे, मैक्सिमम 10% ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव। ये पहले लॉ था सेक्शन 7 में। अब सेक्शन 7 को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। नो पर्सन who is registered and granted certificate और हैज obtained prior permission under this act, मतलब कोई भी पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन जिसने लिया है या जिसने प्रायर परमिशन ली है, एंड रिसीव एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन सेल ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन, मतलब फुल्ली प्रोहिबिटेड है। अगर आप रजिस्टर्ड हो और अगर आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर ट्रांसफर करना है, अब आप नहीं कर सकते हैं। अब आप किसी को भी, टू एनी अदर पर्सन को, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपको रिसीव हुआ है उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन जिसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे कोई भी हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 7 में। नेक्स्ट सेक्शन 8, जिसमें दिया हुआ है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के यूटिलाइजेशन के बारे में, कि नॉर्मली फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसी पर्पज में यूज करना है जिस पर्पज के लिए आपने रिसीव किया है। आप स्पेकुलेटिव पर्पज में यूज नहीं करेंगे, लाइक शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में यूज नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन डेट सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे स्पेकुलेटिव पर्पज नहीं माना जाएगा।
और फिर ये दिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए लाइक उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए लाइक सैलरी हो गई, वेजेस हो गई, रेंट हो गया ऑफिस का, इन सभी पर्पज के लिए आप एक्सपेंस कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, और मैक्सिमम कर सकते थे, लिमिट थी पहले 50%, और अगर 50% से अधिक यूज करना है तो सीजी से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती थी। अब वो लिमिट चेंज हो गई भाइयों, अब वो लिमिट हो गई है 20%, यानी कि अब आप केवल 20% यूज कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। अगर उससे अधिक यूज करना है तो प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीजी से। तो 20% 50% की जगह अब ये हो गया 20%, इसका मतलब आप 20% मैक्सिमम यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। उससे अधिक यूज करना है तो सीजी से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेकेंड एक चीज ऐड हुई कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, किसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माना जाएगा। तो सैलरी, वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रिमरेशन ऑफ द मेंबर, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे, गवर्निंग बॉडी होगी, ऑल एक्सपेंस टुवर्ड द हायरिंग ऑफ पर्सनल फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जितने भी पर्सन हायर किए गए हैं उनकी सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज, टेलीफोन, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होगी, ये सभी चीज़ें क्या होगी, इंक्लूड। नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग एड फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिंग फंड, मतलब अकाउंटिंग करने की कॉस्ट, एक्सपेंस टुवर्ड रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, कॉस्ट ऑफ राइटिंग एंड फाइलिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट फाइल करना, वेरियस रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल होती है तो उसकी जो फीस होगी, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, रिपेयर ऑफ प्रीमाइसेस एंड अदर यूटिलिटी, ये सभी इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी वो याद रखना है अपने को। अमाउंट नॉट टू बी काउंटेड एज ए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन सैलरी और रिमरेशन ऑफ द पर्सनल इंगेज इन ट्रेनिंग, मतलब अगर हमने ट्रेनर इंगेज किया और उसकी सैलरी हम पे कर रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, और फॉर कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा ऑफ एन एसोसिएशन प्राइमरी इंगेज इन द रिसर्च और ट्रेनिंग, मतलब रिसर्च के लिए जो डेटा कलेक्शन करने में जो एक्सपेंस हुए हैं उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा फॉर, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इंगेज है किसमें, रिसर्च में। एंड सेकेंड, एक्सपेंडिचर इंकर डायरेक्टली इन फर्दरनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर माई लाइक हम हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, हम स्कूल रन कर रहे हैं, तो सैलरी टू डॉक्टर ऑफ हॉस्पिटल, सैलरी टू टीचर ऑफ स्कूल्स, इन सभी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला ट्रेनर की सैलरी हो गई, दूसरा अगर हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं और अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं डॉक्टर की या टीचर की तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। दैट्स ए अमेंडमेंट इन द सेक्शन 8। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 11 में, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा सेक्शन 11 में। सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो इंगेज है इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एक्टिविटी में, अगर उन्हें फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेना है तो उन्हें कंपलसरी है सीजी से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब इसमें एक पैरा ऐड किया गया, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट on the basis of any information report and after holding a summary inquiry has reason to believe that a person who has been granted prior permission has contravened, मतलब रजिस्ट्रेशन लेने से पहले उसने कभी प्रायर परमिशन ली थी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए और उसने कॉन्ट्रावेंशन किया एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इट मे पेंडिंग एनी फर्दर इंक्वायरी डायरेक्ट दैट सच पर्सन शैल नॉट यूटिलाइज द unutilized foreign contribution or receive the remaining portion of foreign contribution which has not been received or as the case may be additional foreign contribution without prior permission of central government। तो इसमें यही दिया गया है कि अगर उसको पहले प्रायर परमिशन मिली थी और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी उसे कि भाई तुम ना
यूटिलाइज नहीं करोगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को और रिसीव भी नहीं करोगे कोई नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में एक और कंडीशन दी गई, जब हम एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो एवरी पर्सन वो मेक एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 मतलब 11 सब सेक्शन 1 shall be required to open a FCRA account in the manner specified in section 7 and mention detail of his in his application। मतलब जब वो एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन के लिए तो उसको कंपलसरी है एक अकाउंट खोलना है एसबीआई की न्यू दिल्ली ब्रांच में, स्पेसिफाई ब्रांच है एसबीआई की न्यू दिल्ली में, उस ब्रांच में अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम रहेगा एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अकाउंट, एफसीआरए अकाउंट खोलना है और जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा एक्सक्लूसिव इसी अकाउंट के थ्रू ही रिसीव होगा, जो रिसीव होगा वो केवल इसी अकाउंट के थ्रू रिसीव होगा और आपको एप्लीकेशन में इस अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन लेने से पहले आपको ये अकाउंट ओपन करना है और इस अकाउंट की डिटेल आपको फर्निश करनी है। अब एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ सेक्शन 12A। इसमें यह दिया गया कि अगर कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन ले रहा है या प्रायर अप्रूवल ले रहा है या रिन्यूअल करवा रहा है रजिस्ट्रेशन का तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर करेगी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आधार नंबर, और अगर वो फॉरेन सिटीजन है जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो उसका पासपोर्ट नंबर या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड ओसीआई कार्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड ये उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट्स ए रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 12A। Notwithstanding anything contained in this act, the central government may require that any person who seek prior permission under section 11 या make a application for registration या renewal for certificate shall provide an identification document for citizen of India, Aadhaar number of all its office bearer or director or other key functionary by whatever name called issued under the Aadhaar Act। तो जितने भी फंक्शनरी रहेंगे जितने भी ऑफिसर बियरर रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के उन सभी के आधार नंबर आपको देने पड़ेंगे और इन केस ऑफ अगर अप्लीकेंट फॉरेनर है तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड शैल बी प्रोवाइडेड। तो अगर इंडियन पर्सन है तो आधार नंबर देना है कंपलसरी है और अगर फॉरेन सिटीजन है तो इस केस में पासपोर्ट की कॉपी या ओसीआई कार्ड आपको देना होगा। नेक्स्ट एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट सेक्शन 14A। मतलब मैं अपनी वॉलेंट्री इच्छा से अगर मैं चाहूँ तो अपना रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फॉर सरेंडर के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगी और सेटिस्फाई हो जाती है कि पर्सन ने कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है एंड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एसेट इफ एनी क्रिएटेड हैज बीन वेस्टेड इन द अथॉरिटी, और जो भी एसेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन से क्रिएट हुई है उसको अथॉरिटी के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एसेट अभी तक हमने क्रिएट की है उसको हम ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देयर आफ्टर सेंटर में परमिट टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगी, पहले देखेगी कि कोई कॉन्ट्रावेंशन तो उसने नहीं किया है और मैनेजमेंट ऑफ द सच फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एसेट जो भी क्रिएट हुई होगी उसको वेस्ट कर दिया जाएगा अथॉरिटी स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 15(1)। उसके बाद रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अपन सभी जानते हैं रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देना है जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगा उसके कम से कम 6 महीने पहले देना है, लेकिन आप बाद में भी दे सकते हैं, 5 साल ख़त्म होने के 1 साल के अंदर भी दे सकते हैं डिले, लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल फीस 5,000 रुपये की पे करनी पड़ेगी। ये अपन पढ़े हुए हैं, ये लॉ अभी भी है। अब इसमें एक चीज़ इंसर्ट हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिन्यू करेगी
तो मेक सच इंक्वायरी एज डीम फिट दैट द सच पर्सन हैज फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 12। और सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 12 में 12-13 कंडीशन दी गई थी जो अपन ने पढ़ी थी कि एप्लीकेशन फिक्टिशियस नेम से नहीं होना चाहिए, अप्लीकेंट के नाम से कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, अप्लीकेंट कोई कम्युनल टेंशन में इंगेज नहीं है, मतलब दंगे फसाद करने में के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपके रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करेगी। तो ये रिन्यूअल का लॉ में ये पॉइंट ऐड हुआ है सेक्शन 16 में। अब एक चीज इंस्टीट्यूट ने ऐड की है रूल की, जो पहले सिलेबस में नहीं थी। सेक्शन 17 अब ओपन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा उसके लिए एक अकाउंट खोला जाएगा, और मैंने आपको बताया था उस अकाउंट का नाम रहेगा FCRA अकाउंट। FCRA, इस अकाउंट में आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है। और ये अकाउंट कहाँ पर ओपन होगा? SBI की न्यू दिल्ली ब्रांच में। SBI की न्यू दिल्ली ब्रांच में इस अकाउंट को ओपन किया जाएगा, इस अकाउंट को ओपन किया जाएगा। तो रिसीव करने के लिए एक ही अकाउंट रहेगा, लेकिन आप यूज करने के लिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूज करने के लिए 1 और मोर अकाउंट ओपन कर सकते हैं SBI में ही, या दूसरे शेड्यूल बैंक में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो एक लॉ देखिएगा, एवरी पर्सन who has granted certificate or prior permission under section 12 shall receive foreign contribution only in an account designated as FCRA account by the bank. Such FCRA shall be opened by him for the purpose of remittance of foreign contribution in such branch of State Bank of India at New Delhi as the central government may by notify, provided that such person may also open another FCRA account in a scheduled bank of his choice for the purpose of keeping and utilization which has been received from FCRA account। मतलब आप यूज करने के लिए और भी FCRA अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन द शेड्यूल बैंक में, इन द शेड्यूल बैंक में। तो रिसीव करने के लिए FCRA SBI की न्यू दिल्ली ब्रांच में होगा। यूज करने और अमाउंट को रखने के लिए आप एक और अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 1 और मोर FCRA अकाउंट, या तो SBI की ही ब्रांच में या किसी भी दूसरे शेड्यूल बैंक में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यही दिया हुआ है, मे आल्सो ओपन 1 और मोर अकाउंट इन द 1 और मोर शेड्यूल बैंक, जिसमें वो यूज करने के लिए। बस इतने अमेंडमेंट हुए हैं FCRA में। जो सबसे मेजर अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 7-8 में। सेक्शन 7 में तो पूरा अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और सेक्शन 8 में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए पहले 50% था, वो 20% कर दिया गया। 2 नए सेक्शन इंसर्ट हुए, सेक्शन 12A आधार नंबर, सेक्शन 14A सरेंडर, आप अपनी वॉलेंट्री सरेंडर कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अमेंडमेंट वीडियो आपके लिए जल्दी लाऊंगा दूसरे टॉपिक का, जो अमेंडमेंट हुए होंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो में अगर कुछ और सजेशन देना हो। थैंक यू।